हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शेरशाह के बारे में बात करेंगे। शेरशाह को अकबर का पथगामी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से शेरशाह के बारे में हमें उसके योगदान के लिए बात करनी है। यह आपके सिलेबस में शेरशाह का योगदान करके टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम शेरशाह को दो भागों में पढ़ेंगे। पहला, शेरशाह की प्रमुख विजय क्या रही और उसने अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया, और दूसरे में हम शेरशाह का जो मुख्य कंट्रीब्यूशन है वह उसका एडमिनिस्ट्रेशन है कि प्रशासन को उसने किस प्रकार नए विभागों की स्थापना करके एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना करी। पहले हम शेरशाह के प्रमुख विजयों के बारे में पढ़ेंगे और किस प्रकार से वह बिहार का एक स्वतंत्र शासक बना। शेरशाह पहले मुग़लों के यहाँ नौकरी करता था, परंतु वहाँ से नौकरी छोड़ करके वह बिहार पहुँचा था और बिहार में बहार खां का पुत्र जलाल खां के शिक्षक के रूप में उसने अपने कार्य प्रारंभ करा था। 1529 में बहार खां की मृत्यु हो गई थी और जलाल खां गद्दी पर बैठा तो वह उसके संरक्षक के रूप में कार्य करने लगा था और संरक्षक के रूप में कार्य करते हुए उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाया था और उसने बंगाल पर भी आक्रमण करा और बंगाल के शासक नुसरत शाह, जिसने स्वयं ने 1529 में बिहार पर आक्रमण किया था, उसको जलाल खां और उसके साथियों के साथ में शेरशाह के नेतृत्व में कड़ी हार दी गई थी, जिसके फलस्वरूप उसकी प्रतिष्ठा, शेरशाह की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। शेरशाह की प्रतिष्ठा बढ़ने से उसके जो साथी गण थे वे उससे नाराज़ होने लग गए थे और वे उसको वहाँ उस पद से हटा करके, संरक्षक के पद से हटा करके और उसे अपदस्थ करना चाहते थे। परंतु इन षड्यंत्रों में अफ़गान सरदार किसी भी प्रकार से सफल नहीं हो पाए, जिसके फलस्वरूप वे स्वयं ही बिहार को छोड़ करके बंगाल के शासक नुसरत शाह की सेवा में चले गए। इस प्रकार से वह बिहार का स्वतंत्र शासक बन बैठा और 1530 में शेर खां ने अपनी शक्ति को बढ़ाते हुए चुनार के दुर्ग को भी अपने अधिकार में कर लिया और स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके अभियानों में सबसे पहला अभियान जो है वह बंगाल का अभियान है, जो 1534 में हुआ था और सूरजगढ़ नामक स्थान पर दोनों ही पक्षों में घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह की विजय हुई थी और शेरशाह को इस विजय के फलस्वरूप बंगाल से अपार सेना, धन, हाथी, तोपखाना, बहुमूल्य मोती आदि की प्राप्ति हुई थी। इस विजय से प्रोत्साहित होकर के शेरशाह ने बंगाल पर अनेक आक्रमण किए और बंगाल के सुल्तान महमूद को पराजित करके उससे पर्याप्त धन प्राप्त किया था। मैं आपको यह इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि इन विजयों के फलस्वरूप आपका जो सिलेबस है उसमें उसका मुख्य कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो कंट्रीब्यूशन में उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वह आएगा। नेक्स्ट विजय है वह उसकी चौसा और कन्नौज की विजय है। शेरशाह सूरी की बढ़ती हुई शक्ति को देख करके हुमायूं बहुत अधिक चिंतित हो गया था और उसने शेरशाह की शक्ति को, उसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए, दबाने के लिए कई प्रयत्न किए थे। यद्यपि हुमायूं ने, हम देखते हैं कि चुनार का भी घेरा डाला था और गौड़ के दुर्गों पर भी अपना अधिकार कर लिया था, परंतु फिर भी 26 जून को 1539 को चौसा के स्थान पर शेरशाह सूरी और हुमायूं में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को भयंकर हार का सामना करना पड़ा था। 1540 में पुनः हुमायूं कन्नौज के निकट फिर शेरशाह से युद्ध में संलग्न हुआ और इसमें भी
शेरशाह से उसको हार ही मिली थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली और आगरा पर उसका अपना अधिकार हो और अपना साम्राज्य स्थापित करे, यह स्वप्न ही समाप्त हो गया था। और शेरशाह की शक्ति के सामने हार जब उसको प्राप्त हुई तो उसको अंततः हुमायूं को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था, और जिसका परिणाम यह हुआ कि शेरशाह हिंदुस्तान का शासक बन गया। नेक्स्ट विजय जो उसने करी वह खक्कर प्रदेश की विजय करी, यानी कि सिंधु और झेलम के उत्तर में स्थित, सिंधु नदी और झेलम नदी के उत्तर में स्थित खक्कर प्रदेश, जो कि सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था, क्योंकि पश्चिमी सीमांत से जो भी आक्रमण होते थे वे इसी मार्ग से भारत आया करते थे। अतः शेरशाह ने इन प्रदेश पे खक्कर प्रदेश पर अपना अधिकार करने की कोशिश करी और एक विशाल सेना लेकर के उसने खक्कर प्रदेश पर धावा भी बोल दिया था। यद्यपि उसने पूरे खक्कर प्रदेश को रौंद दिया था, मगर खोकर जो कबीले थे वहाँ के, वह उस खोकर कबीलाई जाति को दमन करने में वह असफल रहा था। परंतु अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए उसने रोहतासगढ़ नामक एक बड़े विशाल दुर्ग का निर्माण कराया, और यहाँ पर उसने हैबास खां और ख्वास खां के नेतृत्व में 50,000 अफगान सैनिकों को नियुक्त कर दिया था। इसके पश्चात जब वह इस विजय को अंजाम दे रहा था और दुर्ग का निर्माण उसने करवाया, तभी उसे यह सूचना मिली थी कि बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने शेरशाह की बिना अनुमति के, जो बंगाल के पुराने शासक थे सुल्तान महमूद की पुत्री से विवाह कर लिया है, जिससे उसे सुल्तान तथा उसके परिवार की सहानुभूति प्राप्त हो गई थी और उसको यह उम्मीद थी कि वह स्वतंत्र शासक बन जाएगा। परंतु 1541 में शेरशाह ने तत्काल ही उसको पदच्युत करके बंदी बना लिया और बंगाल की शासन व्यवस्था को उसने अपने हाथ में लेकर के वहाँ पर एक नए ढंग की नई प्रशासनिक व्यवस्था को उसने प्रारंभ किया और वहाँ पे शिकदार को नियुक्त करा, यानी कि बंगाल का प्रशासन जो था उसको कई भागों में उसने विभाजित करके इकाइयाँ बनाई और उसने वहाँ पर प्रत्येक भाग, जितने भाग बनाए थे, जितनी इकाइयाँ बनाई थी, वहाँ पे एक एक फौजी को शिकदार नियुक्त करके वह पुनः आगरा, क्योंकि अब उसका ठिकाना आगरा था, हुमायूं हिंदुस्तान से जा चुका था, तो आगरा वह वापस लौट गया। 1541 में शेरशाह ने पंजाब की ओर प्रस्थान किया और इस समय पंजाब का शासक कामरान था, जो कि हुमायूं के जाने के पश्चात भी पंजाब के क्षेत्र को संभाले हुए था। परंतु कामरान अपनी जान बचा करके ईरान की तरफ भाग गया, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों की ओर भाग गया और इस प्रकार से बिना किसी युद्ध के शेरशाह के कब्जे में पंजाब भी आ गया था। 1542 में मालवा विजय की ओर शेरशाह ने ध्यान दिया था। इस समय मालवा के प्रदेश पर कादिर शाह का अधिकार था। जब शेरशाह ने मालवा पर आक्रमण किया तो वहाँ के शासक ने भी बिना युद्ध किए ही शेरशाह की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार बिना नुकसान किए ही शेरशाह को एक बहुत बड़ा प्रदेश मालवा अपने अधिकार में मिल गया था। इसके पश्चात रायसीन की विजय 1543 में
शेरशाह ने करी थी। उसने रायसीन के दुर्ग का घेरा डाल लिया था। उस समय वहाँ पे चौहान राजपूत शासक पूरणमल शासन कर रहा था और रायसीन का ये घेरा जो है वह काफ़ी लंबे समय तक चला था। अंत में शेरशाह ने ही राजपूतों को यह वचन दिया कि वह राजपूतों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएगा, और जब यह आश्वासन मिल गया तब पूरणमल ने आत्मसमर्पण किया। शेरशाह ने मगर अपने वचन पर वह टिका नहीं, अपने वचन का पालन नहीं किया। उसके आत्मसमर्पण करने के पश्चात उसको कैद कर लिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। रायसीन की यह विजय उसकी सामरिक विजय में नहीं मानी जाती है, वरन उसके द्वारा किए गए इस कृतघ्न कृत्य के कारण उसे रायसीन की विजय को एक कलंक के रूप में शेरशाह के इतिहास में याद किया जाता है। सिंध और मुल्तान की विजय। जिस समय शेरशाह रायसीन को जीतने में व्यस्त था, उस समय 1543 और 44 में उसके सेनापति हैबात खान ने सिंध और मुल्तान को विजय कर लिया था। इन राज्यों को जीतकर शेरशाह के राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से उसका क्षेत्र उत्तर पश्चिम सीमांत में भी काफ़ी बढ़ गया था। इसके पश्चात शेरशाह ने राजस्थान की ओर मुँह किया था। राजस्थान में इस समय मारवाड़ जो था वह स्वतंत्र और सर्वोपरि राज्यों में गिना जाता था, और यहाँ इस समय मालदेव शासन कर रहा था। मालदेव अपनी वीरता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध था और फरिश्ता ने भी मालदेव को हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली राजपूत शासक लिखा है। मालदेव की यह प्रशंसा और मालदेव की वीरता और शौर्य की कहानी से शेरशाह को यह क्लियर हो गया था कि मालदेव कभी भी उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है और वह उसकी शक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इसलिए शेरशाह ने मालदेव से मित्रता के लिए अपना संदेश भेजा था, परंतु तभी हुमायूं मालदेव के पास में शरणागत के लिए गया था। ऐसी स्थिति में मालदेव को जब शेरशाह का संदेश पहुंचा, तो ऐसे समय में हुमायूं चाहता तो मालदेव के साथ में मित्रता करके शेरशाह के साथ युद्ध कर सकता था, परंतु मालदेव शेरशाह की उपस्थिति ने हुमायूं को क्षीण बना दिया और वह बिना मालदेव से मिले ही, हालांकि हुमायूं जा रहा था कि वह मालदेव के साथ में मिल जाए और मालदेव की सहायता अगर उसको प्राप्त हो जाती है तो वह शेरशाह का सामना या भारत की गद्दी को पुनः प्राप्त कर सकता है। मगर राजपुताने में शेरशाह की उपस्थिति ने हुमायूं को कमज़ोर बना दिया और वह मालदेव से बिना मिले ही ईरान की ओर भाग गया। दूसरी ओर यह मालदेव के लिए बड़ी कठिन परिस्थिति थी कि एक तरफ निर्वसन शासक हुमायूं उससे सहायता मांग रहा था और दूसरी ओर वर्तमान शासक जिसने आगरा पर अपना अधिकार कर लिया है वह राजपुताने की ओर बढ़ा आ रहा था। मगर मालदेव की समस्या का हल अपने आप ही हो गया जब हुमायूं बिना किसी संघर्ष के और मालदेव से मिले ही ईरान की ओर चला गया। वहीं शेरशाह जिसको यह डर था कि मालदेव और हुमायूं आपस में मिल जाएंगे,
उसके कारण से शेरशाह ने इस समय मालदेव के साथ में चीटिंग करी, छल कपट का सहारा लिया और उसने इस प्रकार के खरीदे शेरशाह मालदेव के खेमे में बंटवा दिए कि वह शेरशाह के साथ में मिल चुका है। परंतु मालदेव के साथ में जब युद्ध हुआ, युद्ध की स्थितियां ही उत्पन्न हो गई, तो हुमायूं को भारत से जाना ही संभव ज़्यादा अच्छा लगा और शेरशाह के साथ में मालदेव का फिर संघर्ष होता है, जिसमें मालदेव को परास्त किया गया। मारवाड़ पर अधिकार कर लिया गया। मारवाड़ पर अधिकार करने के पश्चात शेरशाह ने फिर राजपुताने में चित्तौड़ और अजमेर आदि प्रदेशों पर भी विजय कर ली। जिस प्रकार से मेवाड़ के साथ में मारवाड़ के साथ में संघर्ष चला था और जो परिस्थितियां पैदा हो गई थी, शेरशाह ने इस समय बड़ा ही एक सटीक वाक्य उसका उद्धृत किया जा सकता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं अपना शासन ही खो बैठता। यानी कि उसको जीवन पाना था। जिस प्रकार से वह डेज़र्ट में फंसा हुआ था, उस डेज़र्ट की मजबूरी से वह कहता है कि वह हिंदुस्तान की बादशाहत भी खो सकता था अगर मालदेव और हुमायूं मिल जाते। तो उसने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने को जिंदा बचाए रखने के लिए वह मालदेव से परास्त हो सकता था और इसीलिए वह उसने ये सेंटेंस बोला था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि कालिंजर की विजय। राजस्थान की विजय करने के पश्चात में शेरशाह ने कालिंजर की ओर रुख किया और उसने कालिंजर पे विजय प्राप्त करने के लिए उसके दुर्ग का घेरा डाला। कालिंजर मध्य भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था और दुर्ग था, और चूँकि दक्षिण भारत में जाने का यह मार्ग था, अतः इसको वह जीतना चाहता था। परंतु राजा कीरत सिंह ने शेरशाह की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कीरत सिंह ने रीवा के राजा को अपने यहाँ आश्रय दिया, और जो इस समय शेरशाह रीवा पर अपना अधिकार करके और उस पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। परंतु कीरत सिंह ने रीवा के शासक को लौटाने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप 2 मई 1545 को शेरशाह ने कालिंजर के दुर्ग पर भयंकर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के तहत ही जब वह निरीक्षण कर रहा था, तोपखाने का जब वह निरीक्षण कर रहा था, तो एक गोला फट गया था और उसके कारण से शेरशाह बुरी तरह घायल हो गया था। परंतु शेरशाह ने युद्ध जारी रखने की आज्ञा दी और शेरशाह का उस किले पर अंततः शाम तक अधिकार भी हो गया था। शेरशाह की यह विजय उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एक दक्षिण के मार्ग पर उसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। परंतु इस युद्ध के पश्चात वह ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा और 2 मई को यह युद्ध हुआ और 22 मई को, क्योंकि इस युद्ध में वह बुरी तरह से घायल हो गया था, और 22 मई को हम देखते हैं कि शेरशाह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार हुमायूं के रास्ते में जो एक बड़ा कांटा था वह समाप्त हो गया था और हुमायूं ने पुनः भारत लौटने की हिम्मत करी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम शेरशाह के शासन प्रबंध की बात करेंगे, जिसके लिए वह मुख्य रूप से मध्यकालीन इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थैंक यू सो मच।